सरवाइव करते हैं। क्रियाकलाप 2, अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं, जिसमें मतलब छोटे छोटे से ऐसे धारी जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें, शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे में क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी, धूप जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को पानी की ठंडी वातावरण में रखने, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें, अधिक जल को निकाल दें। और कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि क्या सभी पांचों में, और हमको ऐसे करना है, पांचों को अलग अलग थोड़े से जो लेना है मूंग, उनको अलग अलग कंडीशन में रख देना है। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब ये जो अजैविक घटक हैं वो सभी जीवित जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में अजैविक कारण सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे, बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम करता है, मतलब एडजस्टमेंट जो करते हैं, एडाप्टेशन। हर एक परिवेश में ठंडे में रहने के लिए, गर्म में रहने के लिए जो होते हैं उसको हम अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन अल्प काल में नहीं होता है। हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इस परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। मतलब जैसे यदि किसी परिवेश में यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। मतलब समय के साथ जो बदलते जाते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो पुराने उसमें लगे रहते हैं वो जीवित नहीं रह पाते। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। और हम आगे अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जीवों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, और हम आगे बात करते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स की। सम टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, अभी हमने बात करे थे जमीन के बारे में, जो जिनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और जो पानी में रहते हैं वो एक्वस हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल की बात करें जिसमें पहला है डेजर्ट्स। सो हम डेजर्ट से आगे बात करते हैं। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडाप्टेशंस इन कैमल्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में अलग अलग जो पाए जाते हैं वो सब कैसे सरवाइव करते हैं, वो हमें उनके बारे में बात करेंगे। There are desert animals like rats and snakes, मतलब चूहे और वहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं।
विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स एंड लाइक कैमल, मतलब अब जैसे हमने बात किया था कि जो कैमल है उनके लेग्स जो बहुत लंबे रहते हैं, तो जो वहाँ पे हीट रहती है, जो गर्मी रहती है, उससे वो बचे रहते हैं। अब जैसे जो चूहे हो गए और सांप हो गए, तो इनके पैर तो लंबे नहीं हैं और इन स्नेक्स के तो पैर भी नहीं हैं, तो फिर ये कैसे सरवाइव करते होंगे? To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrow deep in the sands। फिगर इसमें देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर हीट, इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर तरफ में बिल बनाए हुए रहते हैं जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्नेक है और ये रेड यहाँ पे, और वो बहुत सारी बिलें जो हैं, कई बार वो बाई मिस्टेक यदि दूसरी बिल में चले जाते हैं तो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler। जब हमने पता किया, हमने पढ़ा अभी कि जो दिन में है वो उतना ज़्यादा हॉट रहता है, और जो रात के टाइम उतना ज़्यादा कूल रहता है। हॉट और रात के टाइम में उतना ज़्यादा कूल रहता है। तो जब ठंडा रहता है तो वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं उसी टाइम। Uh, 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are they adapted in the, अभी डेजर्ट में पाए जाने वाले कैक्टस वगैरह हो गए, ये कैसे सरवाइव करते हैं? अब इसमें आप देख रहे हैं इनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीले उसमें कांटों में बदल जाती हैं। ये इस कारण से होता है, क्या है, अभी हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि पत्तियों का काम क्या है, पत्तियां क्या करती हैं, जल को जो सराउंडिंग्स में वो छोड़ते हैं, तो उससे क्या है, नुकसान भी होता है। मतलब पानी की, जब वहाँ पे पानी नहीं है तो यदि पत्तियां वैसी रहेंगी तो पूरा पानी जो है बाहर छोड़ देंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कांटे जैसे फार्म में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता है। Bring a potted cactus and leafy plant to the classroom. Tie a polythene bag to some part of the two plants as was done in activity 4 chapter 7। There we study transpiration in plants। Transpiration के बारे में बात करेंगे। Leave the potted plant in the sun and observe a few hours। What do you see? Do you notice any difference among the water collected in the two polythene bags? Desert plant rose very little water through transpiration। और हमने अभी बात की थी कि जो डेजर्ट में पाए जाने जो प्लांट है, कटीले प्लांट्स हैं, उनसे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब पत्तियों के द्वारा सराउंडिंग में पानी का छोड़ना। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंस वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस मतलब होता है वो कांटे के रूप में रहते हैं। जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में ऐसे डिज़ाइन हो जाती हैं। This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration। और वो किस लिए कांटे के रूप में बन जाती हैं? क्योंकि वो जो पानी है उसको सराउंडिंग में ना जाने दे, इस कारण से वो स्पाइंस के रूप में बन जाते हैं। The leaf-like structures you see in the cactus is in fact its stem। जो लीफ जो आप देखते हैं कैक्टस में, वो उसका तना, स्टेम का भाग है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधे इसमें दिए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। और जो अभी हमने पुराने चैप्टर्स में बात किया था कि फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेम के द्वारा लिया जाता है। द स्टेम is also covered with a thick waxy layer which helps to return water in the tissue of cacti। और उसमें एक थिक लेयर की जो वैक्सी लेयर रहती है वो जो वापस पानी को उसी टिश्यू में लाने में मदद करती है। Most desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water।
और डेजर्ट में यदि पानी नहीं रहता है तो इस कारण से जो उनकी रूट रहती है वो नीचे तक, बहुत नीचे तक जाई रहती है और प्लांट यहाँ पर ऊपर उगे रहते हैं। अब हम हिंदी में बात करें तो मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? और हम आगे बात कर रहे हैं हिंदी में। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊपर की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, इस कारण से वो बिल बना के अंदर रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर आ जाते हैं। और जब दिन रात के टाइम ठंडा माहौल हो जाता है तब वो बाहर तरफ आ जाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को 9.5 में दर्शाया। और यहाँ पे जो रहते हैं बहुत सारे पौधे, इन सब के बारे में यहाँ पे बताए हुए हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद उनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मतलब जो कैक्टस रहेगा वो कम मात्रा में पानी को सराउंडिंग में छोड़ेगा। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे या फिर सूल का रूप ले लेती हैं। इसमें पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, नागफनी बोलते हैं कैक्टस को, वह वास्तव में इनका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है। अब ये बात आप नोट कर सकते हैं। जो मरुस्थल में जो पाए जाते हैं उन सभी जो पौधे हैं, जैसे नागफनी हो गया, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण है, खाना बनाने की प्रक्रिया है, वो तने से होती है। तना एक मोटी मोमी परत में ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जो ये पौधे रहते हैं इनकी जड़ें बहुत अंदर नीचे तक जाती हैं जिससे उनको पानी मिल पाए। माउंटेन रीजन्स। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall and may takes in winters. और ठंडियों के टाइम में कई बार पर्वतों पे जो है वहाँ पे बर्फ भी गिरती है। There is a large variety of plants and animals living in the mountain region. Have you seen the kinds of trees shown? और ये आपने शंकुनुमा जो है माउंटेन हैबिटेट ऐसा वाला तो कई जगह पे देखा होगा। If you live in the mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. और हाँ, ऐसा देखा है जब हम एक टूर पे हम लोग ने देखा था मनाली वाले में। वहाँ पे ऐसे जो पर्वत में जो पहाड़ों पे ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ लगे हुए थे शंकुनुमा ऐसे, और ये ऐसे बहुत सारे पौधे ऐसे लगे थे, पेड़ पौधे। What you have noticed such trees naturally grow in other regions. How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone shaped and having sloping branches. और इनकी ये ऐसी ब्रांचेस कोन शेप के रहते हैं और ये क्रिसमस ट्री जैसे आप बात करें तो रहते हैं।
What have you and have sloping branches. The leaves of some of these tree are needle like. और कई बार इनकी जो ट्री की लीफ रहती है वो needle like फॉर्म में रहती हैं. This help the rainwater and snow to slide off easily. These could be there could be trees with shape very different from these that are also present on mountain. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. और जिस प्रकार से एनिमल्स जो है उनकी अडाप्ट करने की मतलब रहने के लिए रहते हैं, उसी प्रकार से जो प्लांट्स हो गए वो भी उनकी जो शेप एंड साइज है, उनका स्ट्रक्चर है, वो भी उसी प्रकार से रहता है. Animal living in the mountain regions are also adapted to the condition there. They have thick skin or fur to protect them from cold. और उनके जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, फर रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेशमी रहते हैं, जिस कारण से वो ठंडी चीज़ों में जगह पे रह सके. They have thick skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hairs and keep them warm. Snow leopard and thick fur on its body. और ये यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, ये याक हमेशा ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका उपयोग वो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं. कई बार इसको पर्वत पे चढ़ने के लिए याक का उपयोग करते हैं. उनकी चमड़ी जो है बहुत ज़्यादा मोटी भी रहती है और हेयरी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं, जिस कारण से माउंटेन में ठंडे रीजन में सरवाइव कर सकें. Including feet and toe, this protects its feet from the cold. When it walks on the snow, the mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of mountain. और उनकी जो है अलग अलग प्रकार से ये देख सकते हैं आप, गोट है वहाँ पे पाई जाने वाली, जिससे वो आसानी से यहाँ पे सरवाइव कर सकें. As we go up in the mountain regions, the surrounding changes and we see different kind adaptation at different heights. और हम अलग अलग तरह के अलग अलग जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो माउंटेन्स में हमें दिया है, तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ें कि जो सराउंडिंग्स के हिसाब से वो चेंजेस आते जा रहे हैं. हिंदी में बात करें, पर्वतीय क्षेत्र. ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है और ठंडी भी रहती है. कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब जो बर्फ गिरती है उसे हिमपात कहते हैं और इंग्लिश में स्नोफॉल. पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं. यहाँ पे देख सकते हैं वृक्ष दिया हुआ है जो शंकुनुमा आकार का, ऐसे 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 रहते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे. यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य वृक्षों में भी देखा है, अन्य क्षेत्रों में भी? हाँ, वो कई जगह पे भी, जैसे जरूरी नहीं है कि ये पर्वतीय, बहुत सारी जगहों पे भी आप इनको देख सकते हैं. ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किसी प्रकार अनुकूलित हैं. ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार के होते हैं, मतलब ये बताया कौन शेप, शंक्वाकार, और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं. इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, कौन शेप जैसी. इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक सके. अब क्या है, जैसे यदि वर्षा बारिश होगी और जब यहाँ पे भर जाएगा तो जिससे कौन सुई जैसी रहती है, जिस कारण से जो आसानी से पानी और जो बर्फ है वो आसानी से नीचे खिसक जाती है. पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं. पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है. पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं.
उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी फोटो दी हुई है और ये तेंदुआ जो दिया हुआ है, इन सब की चमड़ी इतनी ज़्यादा मोटी रहती है और बाल रहते हैं जिस कारण से वो ठंडे क्षेत्रों में सरवाइव कर पाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ग्रासलैंड्स। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स is a strong animal that can hunt and kill animal like deer। मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली जानवर है जो अपने भोजन के लिए हिरण को भी मार सकता है। Look at the picture of lion and that of a deer. How are the eye placed in the face of these two animals? देखो ऐसे दोनों की फोटो दी हुई है। Lion have long claws in their front legs and can be withdrawn inside the toe. And two features of lion helps in any way to survive। और इनके इसमें सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीके से इन सब की चीज़ों को बॉडी को बनाया गया है और नेचुरली ये सब अपने सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। Its light brown color help in to hide grassland when it hunts prey। और इसके जो ऐसे जो बाल दिए हुए हैं ब्राउन कलर के, वो उसको यहाँ पे सरवाइव करने में और जब वो शिकार करता है तब उसे हेल्प करते हैं जिससे वो घास में दिखाई नहीं देता है। The eye in front of face allows to have a correct idea about the location of its prey। और ये जिसकी आंखें जो आगे तरफ दी हुई हैं ये सीधा उसको उसका जो भी शिकार है उसे पकड़ने में मदद करती हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे उसका शिकार। A deer is another animal that live in the forest and grassland. It has strong teeth and chewing hard plants stem of the forest। और इसके जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड उसके दांत रहते हैं जिससे वो फॉरेस्ट में सरवाइव कर पाते हैं। A deer needs to know about the presence of predators, animals like lion, and in order to run away from them, not become their prey, its long ears to hear movement of predators। और उसके जो जिससे वो बच सके, मूवमेंट सुन सके, प्रीडेटर्स हो गए जो लाइक जैसे कि लायन, तो उससे बचने के लिए उनके जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। The eyes on the side of its head allow to know in all direction for the danger। The speed of deer helps them to run away from the predators। और ये सब चीज़ें उसे बाहर लाइन से बचने के लिए मदद करती है। There are many other features of lion and deer or animals plants that help them to। और हर एक जीव के पास अलग अलग फीचर्स हैं जिससे वो सरवाइव कर सकता है इस दुनिया में। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है और तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले या हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर और हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पास में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, मतलब जो आगे के उसके हैं वैसे बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं जिससे वो
अटैक कर सके। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे के किस प्रकार स्थित हैं, और इसमें यहाँ पे देखना है सामने की तरफ में, जिससे वो आसानी से देख सकें। शेर अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग जिस शिकार के दौरान उसे घास सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। जैसे हम लोग आगे तक बहुत लंबा देख सकते हैं, वैसे ही वो भी आगे तक देख सकता है। एक दूसरा जंतु है हिरण, जो वन और घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके, वहां से भाग जाए, मतलब इसलिए उसकी जो सुनने की शक्ति भी उसको तेज रहती है। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं, मतलब जैसे उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके पास यदि लायन आता है तो वो उससे पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और बहुत ही भी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें आवास में जीवित रहने के लिए योग्य बनाती हैं। और भी इनके अलावा बहुत सारी फीचर्स जो रहती हैं जो इन सभी को सरवाइव करने में उनकी मदद करती हैं। आगे हम बात करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में। एक्वाटिक हैबिटेट्स में आते हैं जैसे ओशियन, मतलब समुद्री। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हमने मतलब मछलियों के बारे में पता किया कि कैसे वो रहते हैं समुद्र में। Many other sea animal have streamlined body to have them move easily in water. मतलब उनकी जो है streamline रहती है जिससे वो आसानी से पानी में तैर सकें, बहुत सारे जानवर जो हैं। And there are some sea animal like squids and octopus who do not have any this streamlined shape। और ऑक्टोपस के बारे में आपने देखा होगा, ऑक्टोपस का शेप रहता है वो, उसमें 8 फर, ऐसे 8 जैसे फर रहते हैं। आप यहाँ पे वीडियो जो देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्टोपस कैसा है, उसके शेप और उसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है। We stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them. However, when they move in the water, they make their body shape streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in the water. और जो पानी में जो ऑक्सीजन है जिससे सांस लेने में, इसलिए उनकी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं जिस कारण से वो सरवाइव कर सकें पानी में। There are some sea animals like dolphins and whales what do not have gills। और कुछ जिसमें एनिमल्स रहते हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गए और व्हेल हो गए जिनमें गिल्स नहीं रहते हैं, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on upper part of their head। और उनके हेड के ऊपर जो ब्लो होल्स रहते हैं जिसके द्वारा जो व्हेल हो गए इनके हेड को यहाँ पे, जिससे वो सांस लेते हैं। This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing। और बिना सांस लिए भी वो पानी में अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं।
दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रेथ इन एयर, और जब वो उनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है तभी वो जमीन से, मतलब जो सरफेस हो गया पानी का सरफेस, उसके ऊपर आते हैं। Did you ever see the interesting activity dolphin in the television program? इसमें देख रहे हैं कि क्या आपने कभी डॉल्फिन देखा है, आप उसकी भी बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये फोटोज जो देख रहे हैं वीडियो, इसमें भी आप डॉल्फिन देख सकते हैं। और हम आगे बात करते हैं पॉन्ड्स और लेक की। Have you ever seen plants growing in ponds and lakes, river and even drains? Go on the field trip and nearby ponds, मतलब आसपास के तालाब में आप देख सकते हैं। Try to observe the kind of plants and seen there. Observe the leaf, stem and root of these plants. Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. और कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि जो इनकी रूट हैं वो या तो नीचे तक रहती हैं या फिर ये ऐसे ऊपर तैरती रहती हैं। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. और जो टेरेस्ट्रियल में जो है प्लांट्स में उनकी रूट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को पूरे पहुंचाने के लिए। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in the place. और उनका बहुत बड़ा काम रहता है जो एक प्लेस में होल्ड करने के लिए। The stem of these plants are long, hollow and light. और उनका जो स्टेम है वो हल्का रहता है और लाइट रहता है, मतलब ज़्यादा उसमें वेट नहीं रहता है। The stem grow up to the surface of water while the leaves and the flower float on the surface. यहाँ पे देख रहे हैं जो लीव्स हैं वो ज़्यादा ऐसे ऐसे पानी में तैर रहे हैं, जो फ्लावर्स हैं ऊपर और पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। Some aquatic plants are submerged in water. All parts of the such plants are under the water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the flowing water. In some submerged plant, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी ऐसे रहते हैं, नीचे तक इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि ये पानी भी बहता रहता है तो ये कोई परेशानी नहीं होती, डैमेज नहीं होता है।